सिजेरियन सेक्शन होने के बाद क्या मदर्स की दूध कम आती है? जनरली थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। उसका रीजन मदर्स बच्चे को कब फीड करना शुरू करती है? नहीं कराने का कोई ऐसा रीजन नहीं। सिजेरियन सेक्शन के बाद अगर जो पेट निकल जाता है, पेट तो कम नहीं होगा। सिजेरियन सेक्शन हो गया तो हर बार हमें सिजेरियन सेक्शन ही कराना पड़ेगा? एक्चुअली डिपेंड करता है कितने दिन के बाद मदर्स एक डेली एक्टिविटी में रिटर्न कर सकती है, जैसे मदर्स को चलना हो गया, सीढ़ी चढ़ना हो गया, या फिर कोई सामान उठाना हो गया। ऐसी एक्टिविटी मना करते हैं जिसमें आपका एब्डोमेन का प्रेशर बढ़े। फ्रूट्स और नॉनवेज कब खा सकते हैं सिजेरियन सेक्शन के बाद? पुराने जमाने में मिथ था कि भाई टांगे पक जाएंगे, क्योंकि ठंडी चीजें जैसे नारियल का पानी, दही, ये सब मना कर देते कई लोग, तो भी आराम से ले सकते हैं। पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई तो ये कितना कॉमन है? और एक्चुअली बहुत कॉमन सेट है। कई मदर्स बहुत ज्यादा डाइटिंग करती हैं वेट रिड्यूस करने के लिए। अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा आपका डाइट होगा उतनी अच्छी उसकी हीलिंग होगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेबी हेल्थ पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे सिजेरियन सेक्शन मदर के बारे में कि सिजेरियन सेक्शन के बाद एक मदर को किस तरह की केयर की जरूरत पड़ती है। बट इसको हम 10 क्वेश्चंस पे करेंगे कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस रेगुलरली सिजेरियन सेक्शन मदर के बारे में हमारे चैनल पे पूछे जाते हैं, उनका आंसर हम लेंगे सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट मैडम डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव मैडम से। मैडम बहुत ही सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और भिलवाड़ा में प्रैक्टिस करती हैं। बहुत सारी मदर्स की केयर की वीडियोज़ और उनकी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको इंस्टाग्राम में शेयर करती हैं। यूट्यूब पर भी मैडम का चैनल है और बहुत ही यूनिक वे में बहुत प्यार से जेंटली मदर्स को केयर देती हैं। तो मैडम का स्वागत है मैडम आपका हमारे चैनल पे। और आज हम आपसे बात करेंगे सिजेरियन सेक्शन मदर्स की जो 10 सबसे कॉमन क्वेश्चंस या डाउट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो मैडम सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सिजेरियन सेक्शन होने के बाद क्या मदर्स की दूध कम आती है, मतलब दूध कम बनता है बॉडी में अगर सिजेरियन सेक्शन हो तो? हाँ, सिजेरियन सेक्शन के बाद जनरली थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि सर्जिकल स्ट्रेस होता है, उस समय ब्लीडिंग कंपैरेटिवली नॉर्मल डिलीवरी से ज्यादा होती है, फ्लूइड शिफ्ट होता है मदर की बॉडी में, जो ड्रग्स यूज करते हैं एनेस्थीसिया में, सर्जरी में, तो उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत रहता है। तो थोड़ा सा डिलेड मिल्क प्रोडक्शन होता है सिजेरियन मॉम्स में, खासतौर से अगर वो फर्स्ट डिलीवरी है। सेकंड या थर्ड में जनरली जल्दी हो जाता है, लेकिन फर्स्ट डिलीवरी में थोड़ा सा डिलेड होता है। लेकिन उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये है कि हाँ, मतलब जनरली हम सिजेरियन मॉम्स को हम प्रमोट करते हैं कि 6-8 घंटे के बाद हम, अगर सब कुछ ठीक है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लिक्विड डाइट शुरू कर देते हैं, उसका फ्लूइड लेवल बैलेंस बना के रखते हैं और 24 आवर्स के बाद जनरली हम ओरल डाइट पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसे मदर्स को बस प्रमोट करना है कि उनको एडिक्वेट रेस्ट मिले, उनका इंटेक सही से जाता रहे। जब लिक्विड डॉक्टर ने बोला तो लिक्विड जाता रहे, जब सॉलिड कर दिया डॉक्टर ने तो सॉलिड सही से जाता रहे। अच्छा, सिजेरियन सेक्शन होने के बाद मदर्स बच्चे को कब फीड करना शुरू कर सकती है, अपना डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग? सब ब्रेस्ट फीडिंग तो एज सून एज पॉसिबल हम प्रमोट करते हैं कि अगर मदर वार्ड में आ गई है, जैसे ही मदर कंफर्टेबल है आप स्टार्ट कर दो, चाहे वो आधे घंटे में हो चाहे 1 घंटे में हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि इमीडिएटली ब्रेस्ट फीड मदर करा नहीं सकती, क्योंकि वैसे भी सिजेरियन के बाद आपको किसी न किसी की हेल्प की जरूरत तो पड़ती ही है। जो भी अटेंडेंट है, पार्टनर है या नर्सिंग स्टाफ है, हम उसको प्रमोट करते हैं कि आप बच्चे को पकड़ो, मदर को थोड़ा सपोर्ट करो और इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट होगा उतना जल्दी मिल्क प्रोडक्शन भी इनिशिएट होगा। तो नहीं कराने का कोई ऐसा रीजन नहीं होता है। इनफैक्ट इमीडिएटली ज्यादा इजी है, क्योंकि स्पाइनल जो एनेस्थीसिया हम देते हैं वो उसका इफेक्ट रहता है 2-3 घंटे तक इफेक्ट रहता है, तो कंपैरेटिवली मदर को कम पेन होता है अगर जल्दी फीड कराना शुरू कर दे। 3 घंटे के बाद जब स्पाइनल एनेस्थीसिया का पेन मतलब इफेक्ट चला जाता है, तब पेन होना मदर को शुरू होता है। तो एज सून एज पॉसिबल 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, जब भी पॉसिबल हो तो मदर को फर्स्ट ब्रेस्ट फीड तो एटलीस्ट दे देना चाहिए। तो मतलब ऑपरेशन से निकलने के 1 घंटे के आसपास आप लोग ट्राई करते हो कि मदर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर दे। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है कि सिजेरियन सेक्शन के बाद अगर जो पेट निकल जाता है तो उसको कम करने के लिए क्या बेल्ट पहनना जरूरी है? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि बेल्ट पहनना चाहिए या नहीं। सर, बेल्ट से पेट तो कम नहीं होगा। हाँ, बेल्ट हम देते हैं मदर्स को सपोर्ट के लिए, क्योंकि सपोर्ट से फायदा ये मिलेगा क्योंकि जनरली थोड़ा सा डायस्टेसिस रेक्टाई होने का चांसेस होता है सिजेरियन मॉम्स में, कि जो रेक्टस मसल होती है वो सेपरेट हो जाती है प्रेगनेंसी की वजह से, सर्जरी की वजह से। तो वो एक सपोर्ट मिलता है, तो प्रोलैप्स होने का, हर्निया होने का चांस कम हो जाता है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बैक सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि मदर को थोड़ा पेन की वजह से जनरली उनकी पोस्चर भी ऑल्टर हो जाती है, तो एक बैक सपोर्ट मिल जाता है, तो बैक पेन से मदर बच जाते हैं। एंड जो पेट निकला हुआ है जो डायस्टेसिस रेक्टाई को प्रिवेंट करता है, ऐसा पेट को कम करने में हेल्प नहीं करेगा। पेट तो अपने आप ही धीरे धीरे 6 वीक्स में जितना टाइम लगना है वो अपने आप ही लगेगा। उस बीच में बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना डाइट सही से लें और माइल्ड एक्सरसाइजेस जनरली हम 20 डेज के बाद बताते हैं कुछ पेशेंट्स को, वो स्टार्ट करना है। बेल्ट से पेट नहीं कम होगा, सपोर्ट मिलता है मदर को। ठीक है, तो डायस्टेसिस रेक्टाई मतलब जो 2 मसल्स होती हैं एब्डोमेन में बीच में, उन दोनों में सेपरेशन हो जाता है, तो बाद में उसको बीच में लाने के लिए वो बेल्ट उसको आसपास रखने में मदद करता है। तो ये उस हिसाब से जरूरी है और बैक सपोर्ट में भी मदद करता है। तो आई थिंक बैक पेन भी कम होता होगा बैक सपोर्ट मिले तो। ठीक है मैडम, क्या एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि अगर सिजेरियन सेक्शन हो गया तो हर बार हमें सिजेरियन सेक्शन ही कराना पड़ेगा नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, या फिर उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है? नहीं, देखो एक्चुअली डिपेंड करता है किस इंडिकेशन से सिजेरियन हुआ था। तो कई बार कुछ ऐसा इंडिकेशन है, सपोज मदर की पेल्विक बोन ही कंट्रैक्टेड है, ठीक है, सीटीडी है, मतलब मदर और बच्चे का जो साइज है वो मैच नहीं किया, या फिर कोई ऐसा कोई फाइब्रॉइड है, कोई रसौली है, कोई गांठ है, तो ऐसा कोई इंडिकेशन है जो दोबारा फिर से मिलने वाला है, तो उस केस में तो दोबारा सिजेरियन ही होता है। हाँ, लेकिन सपोज कोई ऐसा इंडिकेशन है जैसे पहला बच्चा ब्रीच था, उल्टा था इसलिए सिजेरियन हुआ, या पहले प्लेसेंटा प्रीविया था इसलिए सिजेरियन हुआ, तो अगर ऐसा कोई इंडिकेशन है जो बाद में नॉन रिकरिंग है, बाद में दोबारा रिकर नहीं हो रहा है। और सेकंड चीज होता है कि
गैप एटलीस्ट हम बोलते हैं, WHO तो बोलता है कि 18 महीने का गैप है तो भी आप वीबैक ट्राई कर सकते हो, वीबैक मतलब वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, लेकिन प्रैक्टिकली हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 3 साल का अगर आप डिफरेंस है और थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप एक्टिव रहे हो और कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है तो हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी। तो मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में हमने पहला सिजेरियन सेक्शन किया, तो पॉसिबिलिटी है कि बाद में भी वेजाइनल बर्थ मतलब नेचुरल डिलीवरी जिसको बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, या फिर अगर ऐसा कुछ इंडिकेशन रहा जो मदर के रिलेटेड है तो फिर उसमें डॉक्टर्स असेस करके बता देंगे कि सिजेरियन सेक्शन फिर से जरूरत है या नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन है कि जैसे सिजेरियन सेक्शन हो गया तो कितने दिन के बाद मदर्स एक डेली एक्टिविटी में रिटर्न कर सकती है, जैसे मदर्स को चलना हो गया, सीढ़ी चढ़ना हो गया, या फिर कोई सामान उठाना हो गया, या फिर थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज जैसे कि मामूली से एक्सरसाइज करना, ये कितने दिन के बाद एक्चुअली में शुरू किया जा सकता है? सर जनरली तो हम नेक्स्ट डे ही उठा के वॉक कराना तो हम वार्ड में ही स्टार्ट कर देते हैं, मतलब विद इन 24 आवर्स हम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि जितना जल्दी आप मोबिलिटी लाते हो उतना आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हो, क्योंकि जितना जल्दी आप मोबाइल हो जाते हो उतना कम आपको गट रिलेटेड इश्यूज कम होते हैं, कॉन्स्टिपेशन कम होता है, गट रिलेटेड इश्यूज कम होते हैं, जो एक थोड़ा सा डर होता है थ्रोम्बोसिस बनने का लेग में, उसका डर कम हो जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो होता है, अगर आप एक जगह बैठे रहोगे या फिर बेड पे ही सोए रहोगे तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है। सर्जरी के बाद जनरली हो जाता है पेशेंट्स को, तो इसलिए भी हम पेशेंट्स को मोबिलाइज करना शुरू कर देते हैं। विद इन 24 आवर्स हम पेशेंट को उठा के वॉक कराना शुरू कर देते हैं कि आप जनरली 24 आवर्स के बाद हम जो हमारा मतलब मदर को वो लगा रहता है, कैथेटर लगा रहता है पेशाब का, वो निकाल देते हैं और मदर को एनकरेज करते हैं कि खुद से पानी पियो, खुद से जाके किसी का सपोर्ट लेके वॉशरूम करके आओ, वॉक कराना शुरू कर देते हैं। तो माइल्ड वॉक कराना तो हम सेकंड डे से स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा बहुत सीढ़ी चढ़ने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे मैंने पहले भी बताया कि डायस्टेसिस रेक्टाइल होने का बहुत ज्यादा डर होता है सिजेरियन मॉम्स में, तो हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी मना करते हैं जिसमें आपके एब्डोमेन का प्रेशर बढ़े, जैसे एकदम से कोई भारी सामान नहीं उठाना है, नीचे झुक के एकदम से पेट के बल नहीं झुकना है, जहां पे भी एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है वो काम हम अवॉइड करना होता है। तो भारी सामान उठाना, इंटेंस एक्सरसाइजेस करना, नीचे झुकना, साइकिलिंग करना, ये सब हम मदर को एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए हम मना करते हैं। माइल्ड एक्सरसाइजेस, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस बल्कि आपको हेल्प करेगा डायस्टेसिस को प्रिवेंट करने में एंड आपको ओवरऑल आपका मतलब वेलबींग लाने में। तो लगभग 15-20 डेज के बाद हम माइल्ड एक्सरसाइजेस, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस होते हैं, पैर एक्सरसाइज होते हैं, हाथ के एक्सरसाइजेस होते हैं, उसको हम बल्कि प्रमोट करते हैं कि वो आपको हीलिंग में हेल्प करेगा एंड ओवरऑल भी आपके पेट कम करने में हेल्प करेगा, डायस्टेसिस रेक्टाइल को प्रिवेंट करने में। ठीक है मैडम, और एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि जो टाके लगते हैं मतलब जो सिलाई होती है वो सूचर्स कितने दिन बाद कटते हैं और उस सूचर्स में दर्द या पेन या जलन कितने दिन तक रहती है? वो डिपेंड करता है। जनरली जो स्किन में सूचर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल डिसॉल्वेबल सूचर्स होते हैं, मतलब अपने आप ही डिसॉल्व हो जाते हैं, तो कट करने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, और अगर नहीं भी वैसा लगा रहे हैं तो जनरली 10 डेज में वो पूरा हील हो जाता है, स्किन पूरा हील हो जाता है। 10 डेज के बाद हम सूचर्स निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा बहुत ज्यादा सूचर कट करने में पेन तो नहीं होता। मेन जो पेशेंट्स को पेन और डर होता है वो बेसिकली पट्टी हटाने का डर होता है, क्योंकि जब 10 दिन तक वो चिपकी हुई रहती है, उसको जब हम रिमूव करते हैं तो थोड़ा सा स्किन इरिटेशन, थोड़ा सा जलन, थोड़ा सा पेन होता है। एज सच सूचर रिमूवल में कोई बहुत ज्यादा पेन नहीं होता, वो डर और एंजाइटी ज्यादा होती है पेशेंट्स की। तो भी उतना दर्द नहीं होता। आप लोग आई थिंक एनाल्जेसिक थोड़ा बहुत देते हैं शुरू के कुछ दिनों में। हाँ नहीं, 5-7 डेज तो रहता ही है, क्योंकि एक्चुअली बेसिकली सूचर का पेन नहीं होता, वो तो जो कट कहीं पे भी कट लगेगा तो वो पेन तो होगा। तो वो जो कट लगता है स्किन पे, जो कट लगता है उसका पेन रहता है एटलीस्ट 7-10 डेज तो रहता ही है। तो हम पेशेंट्स को डिस्चार्ज भी करते हैं तो 5-7 डेज का हम उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक सुबह शाम लेने के लिए बोलते हैं, और मदर्स को लेना भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एनालिसिस वो सेफ होते हैं, मदर के लिए भी सेफ है, बच्चे के लिए भी सेफ है, और उससे आप कंफर्टेबल रहोगे, है ना। अननेसेसरी पेन बेयर करने की जरूरत नहीं है, तो वो हम वैसे भी 10 डेज देते हैं। और जनरली अगर सब कुछ ठीक है, टाके नहीं पके, सब कुछ ठीक है, तो 10 डेज के बाद हार्डली जरूरत भी नहीं पड़ती है पेन किलर्स लेने की। जो बहुत सारी मदर्स डरती हैं कि हमारा सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो हम फ्रूट्स या मीठा नहीं खाएंगे तो हमारे टाके पक जाएंगे या घाव पक जाएगा, और दूसरा है कि नॉनवेज खाने के लिए सब लोग मना कर देते हैं कि हाँ आपके ऑपरेशन हुए तो आप नॉनवेज मत खाना। तो ये जो फ्रूट्स और नॉनवेज कब खा सकते हैं सिजेरियन सेक्शन के बाद, इसके बारे में भी अगर आप बताएं तो बहुत अच्छा होता। फ्रूट्स का तो कोई मना ही नहीं है। इनफैक्ट सिजेरियन मॉम्स को तो मैं हमेशा हम ये प्रमोट करते हैं कि आपको और भी अच्छी डाइट लेनी है, क्योंकि आपको ब्रेस्ट फीड कराना है, 7 लेयर्स ऑफ एब्डोमेन कटे हुए हैं, उसकी हीलिंग के लिए आपको प्रॉपर मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो डाइट बहुत अच्छा चाहिए इनफैक्ट सिजेरियन मॉम्स का। तो पुराने जमाने में मिथ था कि भाई टाके पक जाएंगे, क्योंकि पुराने जमाने में इतनी एंटीबायोटिक नहीं थी, सूचर्स, तो इसलिए लोग अपना अलग से प्रिकॉशन रखते थे। आजकल वैसा कोई डर नहीं है, सूचर्स भी बहुत अच्छे सूचर्स हैं जिसका कोई टेंशन नहीं है। हार्डली कोई पेशेंट मतलब किसी का वुंड इन्फेक्शन होता है, वो भी इसमें भी होता है जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, कोई लॉन्ग सर्जरी हुई है या पेशेंट पहले से एनीमिक है, हीमोग्लोबिन की कमी है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, तो ही टाके पकते हैं। अदरवाइज आजकल तो टाके पकते भी नहीं है पेशेंट्स के। तो इसलिए डाइट अच्छी रखना ज्यादा जरूरी है। तो पेशेंट को बोलते हैं कि भाई तुम सब खाओ, और फ्रूट्स तो आप जितना खाओ उतना अच्छा, उतने आपको मिनरल्स मिलेंगे, उतने आपके विटामिन मिलेंगी। विटामिन सी, अगर साइट्रस फ्रूट्स और भी अच्छा है, क्योंकि विटामिन सी मिलेगा तो वो उसमें टिश्यू हीलिंग में हेल्प करेगा, कोलाजन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, तो आपके टाके बल्कि और अच्छे हील होंगे, उसमें दाग नहीं लगेगा और मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नॉनवेज भी अगर आप खाते हैं तो कोई इशू नहीं है। डे 3 के बाद जनरली हम नॉर्मल डाइट पे जब स्विच करते हैं तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि अगर आप नॉनवेज खाते हो तो खाओ, क्योंकि वो भी एक बहुत हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, क्वालिटी प्रोटीन है उसमें। बस इतना ही ध्यान रखना है कि अननेसेसरी उसका बहुत ज्यादा तेल मसाला स्पाइसी ना बनाए, क्योंकि वो फिर सिजेरियन के बाद, क्योंकि सर्जरी हुई है, मेजर सर्जरी है, तो थोड़ा सा जैसे डाइजेशन इश्यूज रहता है पेशेंट्स में, एंटीबायोटिक चलती है तो डाइजेशन इश्यूज रहता है, 7 to 10 डेज रहता ही है। तो अननेसेसरी उसको स्पाइसी
मिर्ची या बहुत ज्यादा तेल मसाला घी ना डालें, नॉर्मल उसको नॉर्मल बना के अगर आप खाते हैं नॉनवेज तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बेनिफिशियल है, मदर के लिए भी बेनिफिशियल है, उसके ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी बेनिफिशियल है, उसके टाको के लिए भी बेनिफिशियल है। एक और क्वेश्चन आया था कि सीजन सेक्शन के बाद ठंडी चीजें जैसे नारियल का पानी, दही, ये सब मना कर देते कई लोग, तो ये भी मुझे लगता है कि उतना कोई इसकी जरूरत नहीं है, ये चीजें भी आराम से ले सकते हैं। नहीं, इनफैक्ट लिक्विड तो आपको प्रमोट करना है। अब वो ठंडा आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, आप गर्मी है आप ठंडा लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठंड है आप नहीं लेना चाहते तो आप मत लो, वो प्रेफरेंस के ऊपर है। अदरवाइज लिक्विड चाहे जूस हो, छाछ, नारियल पानी, एनी फॉर्म ऑफ लिक्विड हम प्रमोट करते हैं, क्योंकि मदर जैसे मैंने बताया कि फ्लूइड शिफ्ट होता है सिजेरियन मॉम्स में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेना है, क्योंकि अगर लिक्विड लेने का फायदा ये होगा कि आपका एटलीस्ट वो जो हेडेक हो रहा है, चक्कर आ रहा है, उन सबसे आप बच जाओगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्योंकि सिजेरियन वाले पेशेंट में बहुत कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होता है। उसका रीजन बेसिकली यही होता है कि वो पानी नहीं पीते, वो खाना नहीं खाते, तो अल्टीमेटली दे लैंड अप इन डेवलपिंग पाइल्स एंड फिशर्स, तो वो उससे भी आपको प्रिवेंट करता है फ्लूइड अगर आप अच्छे से लेते हैं तो। एंड स्पाइनल हेडेक नहीं होता है, ब्रेस्ट फीड आप प्रॉपर्ली कर पाएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब उसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो पानी मतलब ठंडा या गर्म वो आप मौसम के हिसाब से चूज कर सकते हो, लेकिन फ्लूइड आपको अच्छे से लेना है। जरूरी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पानी पी सकते हैं। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सही तरीके से पानी लेते हैं तो पहले तो जो हम पीडियाट्रिशियन समझते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन सही रहेगा अगर आपकी हाइड्रेशन ठीक रहेगी, ये तो हम भी बताते हैं। एज अ पीडियाट्रिशियन मैं बार बार बोलता हूं कि पानी सही मात्रा में पियो ताकि आपके बच्चे को सही मात्रा में दूध मिले आपसे। दूसरी चीज है कि जैसे आपने बताया कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम होगी, और अच्छी चीज ये है कि जो पोस्ट सिजेरियन जो कॉम्प्लिकेशन है, स्पाइनल हेडेक है या फिर और जो डिहाइड्रेशन, वीकनेस, जो फैटिग हो जाता है एक सर्जरी के बाद, उन सब में भी रिलीफ होता है पानी पीने से। और ये पानी पीने के बारे में बहुत कंसेप्ट है कि लोग पानी पिएंगे तो पेट फूल जाएगा, तो आई थिंक ये भी उतना सच है नहीं। ये तो मुझे लगता है हाँ, पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम अच्छा। है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। पेट फूलना हो तो वो तो हाँ। लड़कों का भी फूलता है, तो वो तो कोई इशू नहीं है। बस वही है कि ये मिथ है, कंप्लीटली एक मिथ है कि पानी पिएंगे तो पेट फूल जाएगा, लेकिन पानी पीने के फायदे इसमें ही यही था कि एक मदर्स की क्वेश्चन आई थी कि हमारा सीजरियन सेक्शन के बाद पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, तो ये कितना कॉमन है और इसका क्या कारण है और किस तरह से मदर इसको प्रिवेंट या फिर ट्रीट कर सकते हैं? पाइल्स एक्चुअली बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में एंड पोस्टपार्टम में। उसका रीजन ये होता है कि जो हमारे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं उसके वजह से हर जगह डायलेट हो जाता है, बढ़ जाता डायलेट हो है, जाता है। ब्लड वेसल की हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, तो वो डायलिटेशन और हाइपरट्रॉफी की वजह से हर जगह का ही होता है, गम्स में भी होता है, वजाइना में भी होता है, रेक्टम में भी होता है, तो इसी की वजह से पाइल्स का बढ़ना बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में भी और पोस्ट डिलीवरी भी। तो बस उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपको बहुत अच्छी डाइट लेनी है, जिसमें आपको एक बैलेंस डाइट हो, फाइबर रिच डाइट हो, फ्रूट्स हो, पानी मतलब एडुकेट हाइड्रेशन हो। और कई बार कुछ पेशेंट्स को ये सब करने के बाद भी अगर कॉन्स्टिपेशन आपको लगता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर अच्छे लैक्सेटिव्स आते हैं, वो आप 15-20 दिन जब तक भी। तो ये पाइल्स जो है वो जैसे हम अगर कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर पाते हैं या फिर ट्रीट कर पाते हैं तो खुद ब खुद ठीक हो जाती है ज्यादातर इसमें। हाँ, जनरली अगर कॉन्स्टिपेशन से हम बचते हैं तो उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, और ब्लीडिंग अगर नहीं होगी, बार बार उसमें इरोजन नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं हो रहा, तो जनरली 6 वीक्स टू 2 मंथ्स में वो अपने आप ही धीरे-धीरे करके हील हो जाएगा। ये सोच के डर जाते हैं कि अरे पाइल्स हो गया अब तो क्या करना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा, बट ये तो नहीं, ये अगर पोस्ट डिलीवरी हो रहा है या प्रेगनेंसी में हो रहा है तो क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल है, इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर भी बढ़ जाता है आई थिंक, और ये जो वैसोडाइलेशन हार्मोन्स की वजह से होता है, स्प्लैंकिंग वैसोडाइलेशन, उसकी वजह से भी आई थिंक कि कंजेशन होके वो पाइल्स आते हैं, और जैसे ही वो रिकवरी की तरफ जाते हैं और अपने डाइट पे ध्यान रखते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए जो मैं समझता हूँ कि पानी पीना बहुत जरूरी है, हरी सब्जियां, फाइबर वाला हरी सब्जियां खाना पड़ेगा, ब्रोकोली, पालक, और जो सेम वगैरह होती हैं, बीन्स वगैरह होती है, अलग अलग तरह की हरी सब्जियां, मटर वगैरह खाना है। और फ्रूट्स में भी जो सॉर्बिटॉल कंटेनिंग फ्रूट्स हैं, मतलब जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, कीवी फ्रूट होते हैं, और इन सबको हम प्रमोट करते हैं बच्चों को, बच्चों को खाने के लिए। आई थिंक मदर को भी वैसा ही डाइट लेना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। इनफैक्ट जैसे हम जैसे पपीता हो गया, पपीता का एक बहुत कॉमनली हम बोलते हैं कि पोस्ट डिलीवरी खाओ, क्योंकि उसमें विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर तो है ही, साथ में उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होते हैं जो आपको अलग से भी ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है, और सबसे बड़ी बात कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। तो पपीता भी एक बहुत अच्छा फ्रूट है पोस्ट डिलीवरी खाने के लिए। क्वेश्चन था कि मतलब डिलीवरी के बाद, सिजेरियन सेक्शन के बाद बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, 2-3 तरह की इसमें माइंडसेट है। कई मदर्स बहुत ज्यादा डाइटिंग करती हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, उसके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है कि डाइटिंग करना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में क्या है ओपिनियन, किस तरह का खाना लेना चाहिए? नहीं, डाइटिंग नहीं, कोई चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, एटलीस्ट देखो बॉडी को पूरा फिजियोलॉजिकली बैक टू देयर नॉर्मल, फिजियोलॉजिकली बैक टू नॉर्मल होने में एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने लगते हैं, और उस फेज में मदर का डाइट, रेस्ट एंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि पूरा जो टिश्यू का चेंजेस हुए हैं उसका प्रॉपर रिपेयर हो सके, रीजनरेशन हो सके। तो आपकी डाइट बहुत जरूरी है। मतलब एकदम से आप ये, अगर बहुत सारे फीमेल्स होता है कि मैं इतनी मोटी हो गया, मुझे वापस पतला होना है, तो वो ठीक है, लेकिन आप एकदम से अगर बहुत ओवर उसमें जाओगे तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बल्कि वो नुकसान करेगा। तो आप अपने बॉडी को टाइम दो, 9 मंथ्स में अगर धीरे धीरे करके बॉडी चेंज हुई है तो एकदम से बैक टू नॉर्मल नहीं होगा। 1.5 से 2 महीने उसको फिजियोलॉजिकल चेंजेस वापस आने में लगते हैं, और उस बीच में बहुत जरूरी है आपकी डाइट अच्छी हो। मतलब एक्सेसिव खाने की जरूरत नहीं है, जैसे बहुत घी खाने की जरूरत नहीं है, बहुत ऐसे ड्राई फ्रूट्स भर भर के खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है ताकि आपका पूरा टिश्यू रिपेयर हो, रीजनरेशन हो। उसका रेस्ट मिलना मदर्स को बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होते हो, रात में जग रहे हो, आपके ऊपर डिलीवरी का स्ट्रेस है, तो जब भी आपको आपकी बॉडी रेस्ट में जानी जरूरी है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज स्लीप, ऑब्वियसली मतलब रेस्ट और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बीच में
बहुत इंटेंस एक्सरसाइजेस के लिए हम इसलिए मना करते हैं ताकि आपकी बॉडी अननेसेसरी ओवर एक्सर्शन में ना जाए, और जैसे मैंने बताया डायस्टेसिस रेक्टाई वगैरह उससे प्रिवेंट करने के लिए हम बहुत ज़्यादा वैसे एक्सरसाइजेस नहीं बोलते जिसमें एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े। हाँ, लेकिन माइल्ड एक्सरसाइजेस 20 डेज के बाद आप शुरू कर सकते हो, वो बल्कि आपको हेल्प करेगा, क्योंकि हर जगह पेन हो रहा होता है पोस्ट डिलीवरी, चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी, आपको बहुत एक्सेसिव पेन हो रहा होता है पूरे बॉडी में, तो क्योंकि टोन चेंज हो जाती है बॉडी की, मसल टोन चेंज हो जाता है, तो अगर आप माइल्ड एक्सरसाइजेस शुरू कर देंगे तो वो बल्कि आपको हेल्प करेगा। यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि इससे बहुत सारे मदर्स परेशान रहती हैं। एक और जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स मदर्स को मन में रहता है कि हमारी तो ऑपरेशन हुई है, तो जो टाके पड़े हैं, जो स्कार, उसका जो निशान रह गया है, दाग रह गया है, वो कैसे वापस नॉर्मल होगा, कितना होगा, कैसे होगा, इस पे बहुत सारी मदर्स डरी रहती हैं। कई लोग तो डॉक्टर को दिखाते हैं, कई मन में सोच के परेशान रहते हैं, तो इसका आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? स्कार की जो हीलिंग है उसका भी अल्टीमेटली जो हीलिंग का प्रोसेस है वो भी अल्टीमेटली वही चीज आती है कि आपकी डाइट, अगर डाइट अच्छी है तो आपके कोलेजन प्रोडक्शन अच्छा होगा, उसमें कहीं इन्फेक्शन, अगर जो स्कार में अगर जनरली जो स्कार मार्क होता है वो हाँ। ज्यादा तक होता है जब इन्फेक्शियस हो या उसको प्रॉपर उसकी हीलिंग ना हो रही हो, तो हीलिंग के लिए फिर अल्टीमेटली वही चीज आएगी कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, फ्रूट्स खाना है आपको, कोलेजन रिच फ्रूट खाना है, प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा आपका डाइट होगा उतनी अच्छी उसकी हीलिंग होगी, और जो मिनिमम टाइम लगना है उसको हील होने में, उसको स्कार को मतलब जो बोलते हैं कि ना दिखे, वो मिनिमम 1.5 से 2 महीने लगता है उसको प्रॉपर हीलिंग होने में। 2 महीने के बाद धीरे धीरे करके फेड होना शुरू करता है। अब वो फेड किस रेट से होगा वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, उसके खुद के कलर टेक्सचर पे वैरी करता है कि किस रेट से वो फेड होगा। कम लगाने की जरूरत होती है स्कार को हटाने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या लगाएं स्कार पे जो स्कार ना दिखे। जनरली देखो क्रीम और मलहम का अगर कोई फंडा भी है तो जैसे आजकल कुछ हाइलुरोनिक एसिड्स के क्रीम आते हैं, कोलाजन वाले क्रीम्स आते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो मेन फंडा होता है क्रीम लगाने का भी वो यही होता है कि आप मसाज करो। तो अगर मसाज करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ का ब्लड सप्लाई इंप्रूव होता है, मतलब क्रीम लगाते हैं तो भी आप मसाज करेंगे, नहीं भी लगाते तो घर में जो भी ऑयल है वो लगा के आप मसाज करो, तो मसाज से थोड़ा सा वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो ऑब्वियसली उसकी हीलिंग बेटर होगी, तो स्कार कंफर्म। मैडम आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत मदर्स को रिलीव करेगी, क्योंकि वो डरते हैं कि स्कार हो गया तो वो दिखेगा सही नहीं। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है कि बहुत सारी मदर्स की जो सबसे कॉमन क्वेश्चन सिजेरियन सेक्शन को लेकर डर रहता है मन में, या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है, तो साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने दिया, और मैं आशा करता हूं कि सारे व्यूअर्स को बहुत सारी उनकी जो डाउट्स है, क्वेश्चन है, उनका आंसर मिल गया होगा। आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे मैडम, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मदर की उसके ऊपर हम और वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू वंस अगेन आकांक्षा मैडम का चैनल आप लोग सभी फॉलो करें। इंस्टाग्राम में मैडम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो डालती हैं, मदर्स की जर्नी, उनके बच्चों की जर्नी के बारे में भी डालती हैं, और उनकी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करती हैं, टिप्स भी शेयर करती हैं कि मदर अपना ख्याल कैसे रखें। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।